हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का प्रोग्राम काफ़ी अहम है और ज़रा अलग हटके है। हाल ही में मिस्र पर 30 साल तक हुकूमत करने वाले पूर्व राष्ट्रपति हुस्न मुबारक की 91 साल की उम्र में मौत हो गई। इस पर वहाँ की सरकार ने 3 दिन का शोक किया और फ़ौज ने उन्हें इजराइल के साथ हुई अक्टूबर 1973 की जंग का नायक कहा है। उनकी सरकार के खिलाफ 2011 में 18 दिनों तक लगातार प्रदर्शन हुए थे, जिसके नतीजे में उनकी सरकार गिर गई थी और उसके बाद वहां पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुए, जिसके नतीजे में अखवानुल मुस्लिमीन के नेता मोहम्मद मुर्सी की 30 जून 2012 में सरकार बनी, जो बहुत जल्द जुलाई 2013 में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की साजिश से फौजी कमांडर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के ज़रिए गिरा दी गई। इसके साथ ही वहाँ फिर से हुस्न मुबारक की सोच यानी अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की ग़ुलाम सरकार बन गई। मिस्र की जनता हुस्न मुबारक को एक ऐसा तानाशाह समझती है जिसने मिस्र पर जुल्म के साथ 1981 से 2011 तक हुकूमत की। इस दौरान मिस्र में अमीर और गरीब के बीच की दूरियां बढ़ती गईं। यही वजह है कि आज मिस्र के हालात इतने बदतर हैं कि वहाँ की 40% आवाम गरीबी रेखा के नीचे रहने को मजबूर है और वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम तक सही से नहीं कर पाती। इस तरह से हुस्न मुबारक ने न तो जनता का भला किया और ना ही अपने मुल्क का। 2011 में जब जनता हुस्न मुबारक के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकली तो किसी को हैरत नहीं हुई, क्योंकि हुस्न मुबारक से सभी परेशान थे और उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। 2011 में हुस्न मुबारक को आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या करने का दोषी पाया गया था, जिसके नतीजे में उन्हें अप्रैल 2011 में गिरफ्तार करके उम्र कैद की सज़ा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। हालांकि बाद में सज़ा को माफ़ कर मार्च 2017 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। हुस्न मुबारक के घर वालों के मुताबिक 1 हफ्ते पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जनवरी 2020 में हुस्न मुबारक की एक सर्जरी भी हुई थी, जिसके बाद वे बीमार चल रहे थे। सर्जरी के बाद उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी। हालांकि उन्हें क्या बीमारी थी, इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी। हुस्न मुबारक ने मोहम्मद अली पाशा के बाद सबसे लंबी मुद्दत तक मिस्र पर हुकूमत की। मोहम्मद अली पाशा नए ज़माने के मिस्र के फाउंडर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मिस्र में कई अहम सुधार किए थे। पाशा के खानदान ने मिस्र और सूडान पर 1952 तक हुकूमत की थी, लेकिन मिस्र की क्रांति के बाद उनकी हुकूमत गिर गई। हुस्न मुबारक को मिस्र के करप्ट अफसरों ने देश की जनता से पूरी तरह दूर करके इस बात पर तैयार किया था कि वह अपने बेटे जमाल मुबारक को वारिस बनाए ताकि वह सत्ता संभाल सके। हालांकि हुकूमत के जिम्मेदारों को इस बात का पता था कि उनका बेटा करप्शन में सिर से पैर तक डूबा हुआ है। एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मुबारक ने सन 1949 में मिस्र की मिलिट्री अकेडमी से ग्रेजुएशन किया और 1950 में एयर फोर्स में शामिल हुए। मिस्र के एयर फोर्स कमांडर और डिफेंस डिपार्टमेंट के वाइस मिनिस्टर की हैसियत से मुबारक ने इजराइल पर हमला करने में अहम भूमिका निभाई। इजराइल ने मिस्र के सीनाई इलाके पर कब्जा कर रखा था और ये हमला 1973 में योम किप्पुर जंग के दौरान हुआ था। इजरायली कब्जे वाले इलाके को मिस्र और सीरिया वापस पाना चाहते थे। इसी सिलसिले में जनवरी 1973 में सीरिया और मिस्र के बीच एक आंतरिक समझौता यानी खुफिया एग्रीमेंट हुआ। उसी साल 6 अक्टूबर को एक यहूदी त्यौहार के दिन सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसे योम किप्पुर जंग या अक्टूबर वॉर भी कहा जाता है। हुस्न मुबारक को इजराइल पर हमला करने का इनाम 2 साल बाद मिला, जब राष्ट्रपति अनवर सादात पर उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बनाने का दबाव पड़ने लगा और सादात ने मुबारक को अपना उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। उन्होंने काहिरा की सुजैन नाम की एक लड़की से शादी की, जो नस्ल से आधी ब्रिटिश थी। मुबारक के 2 बेटे जमाल और अला हैं, जिन्हें करप्शन के जुर्म में 3 साल की सजा हुई थी। 1981 में सेना की एक परेड के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या कर दी गई। उस वक्त हुस्न मुबारक उपराष्ट्रपति थे और उनके साथी मौजूद थे। इस गोलीबारी में मुबारक भी घायल हुए थे। अनवर सादात तो नहीं बच सके, जिसके बाद हुस्न मुबारक 8 दिन बाद 14 अक्टूबर 1981 को मिस्र के राष्ट्रपति बन गए। उनकी 30 साल की हुकूमत में आपातकाल जैसे हालात रहे, क्योंकि कहीं भी 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं थी। मिस्र पर 30 साल तक बेरहमी से
हुकूमत करने वाले हुस्न मुबारक को इत्तफाक से ही मिस्र की सत्ता मिली थी। अनवर सादात की हत्या करने वाले हुस्न मुबारक को बड़ी आसानी से मार सकते थे, लेकिन उन्होंने हुस्न मुबारक को छोड़ दिया क्योंकि उनकी नज़रों में मुबारक की कोई अहमियत नहीं थी। हालांकि उनका ये गुमान गलत साबित हुआ क्योंकि मुबारक के दौर में मिस्र के हालात बदतर होते चले गए। हुस्न मुबारक के मुखालिफों का कहना था कि अनवर सादात के हत्यारों से यही बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि हुस्न मुबारक आगे चलकर इजराइल से दोस्ती बनाने में अनवर सादात से भी आगे निकल गए थे। यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब उनकी मौत के बाद उनकी तारीफ की, उनके अच्छे दिनों को याद किया और इजराइल के लिए उन्हें सच्चा दोस्त कहा तो किसी को हैरत नहीं हुई। 2011 में मिस्र की राजधानी काहिरा में हुए जन आंदोलन के दबाव में आकर मुबारक को उपराष्ट्रपति के लिए खुफिया विभाग के चेयरमैन उमर सुलेमान को नॉमिनेट करना पड़ा, जिसे इस नज़रिए से देखा गया कि मुबारक फौज में अपनी सपोर्ट को मजबूत करना चाहते हैं। इससे पहले अमेरिका के कैंप डेविड में सितंबर 1978 में इजरायली प्रधानमंत्री मेनाहेम बेगिन और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के बीच कैंप डेविड समझौता हुआ था। ये इजराइल और किसी अरब मुल्क के बीच पहला समझौता था। समझौते के तहत इजराइल पूरा सानाई इलाका मिस्र को लौटाने और वहां बनाई गई बस्तियां हटाने पर राजी हुआ। हालांकि सोमालिया, सूडान और ओमान को छोड़कर बाकी बचे अरब और फिलिस्तीनियों ने इस समझौते की मुखालिफत की थी। इन मुल्कों ने न सिर्फ मिस्र से अपने राजनयिक रिश्ते ख़त्म किए बल्कि खुद को अरब लीग से भी बाहर निकाल लिया। साथ ही अरब लीग के ऑफिस को मिस्र के काहिरा से हटाकर ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में शिफ्ट कर दिया गया। गुटनिरपेक्ष देशों ने भी इस समझौते को फिलिस्तीनियों के अधिकारों के खिलाफ बताया था। अपनी हुकूमत के दौरान हुस्न मुबारक अमेरिका के एक अच्छे साथी बने रहे, साथ ही वे इजराइल और मिस्र से दोस्ती करने की हिमायत रखते थे। ऐसा समझा जाता है कि मुबारक ने अपनी हुकूमत में आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके देश को मजबूत किया। यही वजह है कि मिस्र के लोगों ने मुबारक के जुल्म बर्दाश्त किए थे। अपने खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान मुबारक को पहली बार महसूस हुआ कि मुल्क में डेमोक्रेसी कायम करने के लिए उन पर देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। बाहरी दबाव उनके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका की तरफ से बनाया जा रहा था। अमेरिका का हमेशा तरीका रहा है कि जब तक इस्तेमाल कर सको इस्तेमाल करो और जब अपने ही दोस्त के खिलाफ माहौल बने तो मुखालिफों के साथ हो जाओ। 2011 से पहले हुस्न मुबारक अमेरिका और इजराइल के ही प्लान पर काम कर रहे थे, लेकिन काहिरा में तहरीर स्क्वायर पर हुस्न मुबारक के खिलाफ लोगों का समंदर बन गया तो अमेरिका ने मुबारक पर मुल्क में डेमोक्रेसी कायम करने के लिए जनता की मांग का सपोर्ट कर दिया। मुबारक 1981 के बाद 3 बार बिना किसी दिक्कत के राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन चौथी बार अमेरिकी दबाव में आकर उन्होंने 2005 में चुनावी तरीके में फेरबदल करके अपने खिलाफ दूसरे उम्मीदवारों को खड़ा करने की गुंजाइश पैदा कर दी। इस पर उनके मुखालिफों ने कहा था कि चुनाव हुस्न मुबारक और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी की तरफ काफ़ी झुका हुआ था, क्योंकि मिस्री नेताओं ने विपक्ष खासतौर से इखवानुल मुस्लिमीन के खिलाफ लगातार अभियान जारी कर रखा था ताकि मोहम्मद मोर्सी की सरकार ना बन पाए। उन पर सबसे खतरनाक हमला 1995 में उस वक्त हुआ जब वे अफ्रीकी देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इथियोपिया गए थे और उनकी लेमोजिन कार को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस तरह का कोई भी हमला उनकी जान नहीं ले सका। फरवरी 2011 में पूरे मिस्र में खबर फैल गई थी कि हुस्न मुबारक इस्तीफ़ा देने वाले हैं, लेकिन मुबारक ने लोगों को ये कहकर चौंका दिया कि वो सितंबर में होने वाले चुनावों तक सत्ता में बने रहेंगे। हालांकि इसके 24 घंटे के अंदर ही मुबारक अपनी वाइफ और बच्चों के साथ काहिरा छोड़कर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चले गए थे। मुबारक के देश छोड़ने के बाद मिस्र के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट उमर सुलेमान ने टीवी पर ऐलान किया था कि मुबारक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके बाद उसी साल अगस्त के महीने में मुबारक के खिलाफ प्रदर्शन हुए जिसमें लगभग 900 लोग मारे गए थे। हुस्न मुबारक को 2011 में हुकूमत से बेदखल करने के बाद मिस्र की जनता ने चुनाव करके मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसे अरबी भाषा में इखवानुल मुस्लिमीन कहा जाता है, के उम्मीदवार मोहम्मद मुर्सी को मिस्र का राष्ट्रपति बनाया। लेकिन इसके बाद फिर सैनिक बगावत हुई और जनरल अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने पहले अस्थायी यानी टेम्पररी और अब स्थायी यानी परमानेंट तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। इस तरह मिस्र एक बार फिर हुस्न मुबारक के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा है। अब मिस्र इजराइल के साथ व्यापार भी करता है और हाल ही में उसने गजा से मिस्र आने जाने के रास्ते को
पूरी तरह फ़िलिस्तीनियों के लिए बंद कर दिया है ताकि पिछले 13 साल से इजरायली घेराबंदी का सामना कर रहे फ़िलिस्तीनी इजराइल के सामने घुटने टेक दें। हाल ही में मीडिया स्टार वर्ल्ड ने खबर दी थी कि सीमा पर मिस्र के ज़रिए 5 मीटर लंबी और 6 मीटर गहरी दीवार बनाने का काम शुरू किया है ताकि फ़िलिस्तीनी सुरंगों के ज़रिए भी कोई ज़रूरत का सामान या दवाएं हासिल ना कर सकें और ना ही उन सुरंगों को आने जाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ऐसा लगता है कि फ़िलहाल मिस्र की आवाम ताकतवर हाथी की तरह शांत रहकर हालात का जायज़ा ले रही है। वहाँ की जनता ने ही 2011 में 18 दिनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद मुबारक को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया था। हुस्नी मुबारक ने इस सच्चाई को समझने में देरी कर दी थी। वे मिस्र के पहले पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्हें पिंजरे में बंद करके अदालत लाया गया था और अपने नागरिकों की हत्या के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया था। लेकिन अब सबसे ज़्यादा मज़े से मिस्र की फ़ौज है। उसने हमेशा मिस्र पर राज किया है, चाहे वो हुस्नी मुबारक का दौर हो या फिर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का। मिस्र में फ़ौज बहुत मजबूत है। ये हालात कब बदलेंगे, फ़िलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या मिस्र में कभी आज़ाद और पारदर्शी चुनाव हो सकेंगे? क्या वहाँ कभी डेमोक्रेसी पनप पाएगी? ये बड़े सवाल हैं। मेरा तो यकीन है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की ग़ुलामी रहेगी तब तक जनता की नुमाइंदा सरकार नहीं बनेगी। जिस तरह से सऊदी अरब जैसे मुल्कों में वे अपनी पसंद के फ़ैसले करा लेते हैं, वैसे ही उन्हें मिस्र में भी चाहिए। और ख़ास तौर से इजराइल के पड़ोस में तो जनता की नुमाइंदा हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहिए। इस पूरे इलाके में डेमोक्रेसी की शुरुआत 1979 में ईरान में हुई थी। उसी के बाद अमेरिका और इजराइल की उसने नाक में दम कर रखा है। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।